हमने अपने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 19 को देखा था। अनुच्छेद 19 में क्या क्या है। आज हम अपने इस वीडियो में अनुच्छेद 20 के बारे में देखेंगे, जो क्या कहता है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है, यदि किसी व्यक्ति ने, भारत के नागरिक ने, या फिर हमने कोई अपराध किया या फिर गलती से हो गया, तो ऐसा कानून उनको सुविधा प्रदान करता है कि हम सज़ा पाने से भी बच सकते हैं अगर हमारी गलती नहीं है तो, या फिर हम एक ही दंड के लिए, एक ही दोष के लिए 2 बार सज़ा नहीं पा सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कितने प्रकार के संरक्षण हैं। अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है व्यक्तियों को। सबसे पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इसका मतलब हम आगे देख लेंगे। दूसरा है दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत, और तीसरा है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। तीसरा क्या है? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। एक एक करके हम ये तीनों देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण यानी कि पूर्व प्रभाव से दंड नहीं दिया जाएगा। इसका क्या कथन है? किसी व्यक्ति को तभी दोषी ठहराकर दंड दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को तभी दोषी ठहराकर दंड दिया जा सकता है जब उसने उस समय लागू विधि को तोड़ा हो। यानी कि किसी व्यक्ति को तभी दंड दिया जाएगा जब वो जो है उस समय लागू कानून को तोड़ा हो। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि 1995 में किसी व्यक्ति ने अफीम उगाई थी। उस समय अफीम उगाना अपराध नहीं था 1995 के पहले, पर 1996 में सरकार ने यदि अफीम उगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1995 में कोई व्यक्ति अफीम उगाता है, लेकिन उस समय अफीम उगाना अपराध नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं बना था कि अफीम उगाना अपराध है। पर सरकार ने 1996 में अफीम उगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया और 5 वर्ष की कानूनी सज़ा का प्रावधान कर दिया। तो उस व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी कि जो व्यक्ति 1995 में अफीम उगा रहे थे, फिर उससे पहले, उस व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती है क्योंकि 1996 में अफीम बना है। हाँ, यदि वह व्यक्ति 1996 में या उसके बाद जो अफीम उगाता है तो उसके लिए उसको कानून दोषी ठहरा जा सकता है और उसको सज़ा दे सकता है। यानी दांडिक विधि उसी दिन से लागू होती है। दांडिक विधि कानून जो है उसी दिन से लागू होता है जिस दिन वह प्रभाव में आता है। यानी कि 1996 में बना है और जिस दिन से वो प्रभाव में आया है उसी दिन से वह कानून माना जाएगा। पीछे से यानी कि भूतरक्षी प्रभाव से नहीं माना जाता है वो, कि कानून आज 1996 में बना है, 2025 में बना है, तो हम चलें 1995 में से पहले जो अफीम उगाता था उसको सज़ा दिया जाए। अगला क्या है? दूसरा, दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत। दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति पर चोरी का केस चल चुका है और सज़ा भी मिल चुकी है उसको उस चोरी के लिए, तो उसी चोरी के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा कि अरे इस व्यक्ति ने चोरी किया था तो आज हमने इसको सज़ा दिलवा दी है, 10 साल या फिर 1 साल जो भी उसके ऊपर सज़ा बनती है वो काट लिया, सज़ा भुगत लिया सज़ा, तो वो छूट गया तो हमको देखा नहीं जा रहा है और हम ये बोल दें कि अरे नहीं ये तो छूट गया, चलो हम उस चोरी के लिए फिर से केस करते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। यह सिद्धांत न्यायिक कार्यवाहियों पर ही लागू होता है। क्या? यह सिद्धांत न्यायिक कार्यवाहियों पर ही लागू होता है, विभागीय कार्यवाहियों पर नहीं। तीसरा क्या है? आत्मदोषारोपण का सिद्धांत। आत्मदोषारोपण का सिद्धांत, किसी दोषी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह खुद के खिलाफ गवाही दे। इसका मतलब क्या है कि पुलिस या फिर कोर्ट किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। पुलिस या फिर कोर्ट किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी व्यक्ति के ऊपर, पुलिस ने केस दर्ज किया और अब वो बोल रही है कि चलो तुम अपने खिलाफ ही सबूत लाओ क्योंकि तुम दोषी हो, या फिर कोर्ट नहीं कह सकता है कि आप अपने खिलाफ सबूत दो या फिर आप अपनी बातें जो है कबूल कर लो। ज़बरदस्ती आपसे कबूलवाया नहीं जा सकता किसी बात को। आप देख लेते हैं सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद जो था 2010 में,
सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग को आत्म अभिशंसन माना, यानी कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग को साक्ष्य के रूप में माना नहीं जा सकता है हाई कोर्ट में, कोर्ट के सामने। मिसेज एक्स वर्सेस मिस्टर जेड वाद जो है 2002 में हुआ था, ये केस था, नाम यहाँ पे मिस्टर मिसेस दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने डीएनए टेस्ट को के तहत, यानी कि 2020 के अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 के तहत आत्म दोषारोपण नहीं माना है, यानी कि डीएनए को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग को आत्म अभिशंसन यानी कि अपने खिलाफ उसको गवाही देने से मना करता है। यह मौलिक अधिकार है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं बल्कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। इसका उल्लंघन केवल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 20 आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 19 आपातकाल के समय में निलंबित किया जा सकता है और अनुच्छेद 20 आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं होता है।